अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड आई विल कंटिन्यू लेक्चर नंबर 6। ठीक, लास्ट के लेक्चर्स में आपने ले देकर अभी तक सिर्फ एक ही एंजाइम पढ़ी आरडीएनए के कंस्ट्रक्शन में, लेकिन अगर आपने वापस से अगर फर्स्ट लेक्चर पे जाओगे तो उसकी अगर स्ट्रैटेजी में देखेंगे आप तो एक और प्रोसेस बताया था मैंने जिसको मैंने नाम दिया था लाइगेशन। ठीक, उसके अलावा कुछ और भी एंजाइम्स यूज होती हैं इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, तो आज हम उन्हीं एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर एंजाइम पोर्शन, लेट मी टेल यू कि इस लेक्चर के बाद में और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉचिंग दी लेक्चर्स। ठीक है, अब चलो पहला एंजाइम मैंने हिंट आपको दे दिया था, दैट इज दी डीएनए लाइगेज। ठीक है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारी सिजर का काम करती है टू कट डीएनए, दिस डीएनए लाइगेज एक्ट्स एज अ फेविकॉल, दैट मीन्स इट विल हेल्प इन जॉइनिंग द टू कट fragments of DNA that was facilitated with the means of restriction enzyme। समझ में नहीं आया लिख लो, बस एक ही वर्ड लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद का अपने आप समझ जाना डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है। काम समझ में आ गया, लेकिन इस डीएनए लाइगेज की फंक्शनिंग के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है और वो मैंडेटरी है। अगर वो ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो डीएनए लाइगेज काम नहीं करेगा। जैसे कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में देखा था, व्हाट ऑल इट रिक्वायर रेस्ट्रिक्शन और रिकॉग्निशन सीक्वेंस which it identifies and then leads to the cutting of DNA molecules. Similarly, DNA ligase acts as a favicol or it will join the two cut fragments of DNA only when the 5' end will have the phosphate group and 3' end will have the hydroxyl or the OH group। ठीक, फिर से ये 5 के ऊपर छोटा सा टीका और 3 के ऊपर छोटा सा टीका क्यों लगाया है उसको जानने के लिए आपको जेनेटिक्स अच्छे से समझना पड़ेगा। चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर को देखना पड़ेगा, मैं उसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ठीक, तो 5' पे क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप, और 3' पे चाहिए हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयन या ग्रुप, जिसको ज्वाइन करता है कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। अब ये बॉन्ड का क्या काम होता है वो भी अगर डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा होगा जेनेटिक्स में तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। याद करने की जरूरत तो क्या, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से पता है तो पता होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड डीएनए में क्या होता है। ठीक है, ये हो गई पहली एंजाइम। अच्छा, एक और चीज इस डीएनए लाइगेज के बारे में, 2 तरीके की डीएनए लाइगेज एंजाइम यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स में जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं यूज करते हैं। कौन कौन सी, एक तो ई कोलाई से आप डीएनए को या लाइगेज एंजाइम को लेते हैं जिसको आप बोलेंगे ई कोलाई डीएनए लाइगेज। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, ई कोलाई साइंटिस्ट या रिसर्चर्स का फेवरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ और अगर बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता तो ई कोलाई तो वो ले ही लेते हैं। इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं आप ई कोलाई फॉरमोस्ट चॉइस होती है। बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स पर बाद में टेस्टिंग होगी, किसी भी चीज की ई कोलाई पर सबसे पहले। क्यों, उसका रीजन आपको शायद आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा, अभी नहीं दूंगी। जब माइक्रोबायो पढ़ेंगे हम तब अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ई कोलाई डीएनए लाइगेज के बारे में एक चीज देखो, ई कोलाई डीएनए लाइगेज जो है वो NAD को यूज करता है एज एन एनर्जी सोर्स इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज दीज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, दूसरी डीएनए लाइगेज जो यूज की जाती है वो है T4 डीएनए लाइगेज। ये T4 जो डीएनए लाइगेज है वो बैक्टीरियोफेज से आइसोलेट की जाती
रखा है। जब भी मैंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया होगा तब हमेशा ये लाइगेशन वर्ड यूज किया होगा और उसी से आ गई है हमारी पहली एंजाइम। दूसरी देखो जरा, सारी की सारी एंजाइम्स का अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, अगर वो फंक्शन फिर से याद नहीं रहेगा तो जब आगे आने वाले लेक्चर्स में इंडिविजुअली टूल्स को हम डिस्कस करके एक फ्लोचार्ट बनाएंगे जिसमें आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा प्रोसेस लिखेंगे कैसे आरडीएनए बन रहा है, तब उन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी और तब मैं उनका एक एक मतलब नहीं समझाऊंगी क्योंकि आई एम डिवोटिंग हेयर sufficient time to make you understand। दूसरी एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक, इस एंजाइम का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल, ऑल्दो इसका जो मेन रोल है, जो मेन पर्पस है वो शायद नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम वेक्टर्स स्टार्ट करने वाले। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं? फिजिक्स वाले वेक्टर्स हैं, ये बायोटेक में वेक्टर्स आप पढ़ेंगे। ये वेक्टर्स नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन हाँ अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो रोल है वो देखो। जब हम अगेन गो टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर एंड रिकॉल द स्ट्रेटजी दैट आई हैव टोल्ड यू। उस स्ट्रेटजी में मैंने आपको एक होस्ट डीएनए लिखा था, एक इंसर्ट या फिर फॉरेन डीएनए लिखा था। होस्ट डीएनए या फिर जो हमारा इंसर्ट, वो जो डीएनए टू बी इंटरेस्ट है या डीएनए जो आप लेने वाले हैं डिजायर्ड जीन के एक्सप्रेशन के लिए, यू नीड टू गेट दैट पर्टिकुलर जीन इनटू अ वेक्टर और इनफैक्ट अ व्हीकल सो दैट इट कैन बी क्लोन एंड यू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। वो जो व्हीकल है वो है वेक्टर। ठीक, अब पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि आप वेक्टर को और आपके डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। I repeat, because you digest your vector and foreign DNA with the same restriction enzyme, there might be possibility कि vectors जो हैं वो सेल्फ लाइगेट कर जाएं क्योंकि दोनों के पास स्टिकी एंड है। इसके पास भी इसका खुद का स्टिकी एंड है, डीएनए के पास भी स्टिकी एंड है। ज्वाइन क्या होना है? इस वेक्टर के साथ आपका डीएनए जो इंटरेस्ट का है वो ज्वाइन होना है, तभी वो उसके जाकर साथ में जाकर क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट या फिर क्लोनिंग का रिजल्ट देगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है क्योंकि इसके पास भी स्टिकी एंड्स प्रेजेंट है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेशन के बाद बने हैं, तो ये जो वेक्टर्स के एंड है वो खुद से लाइगेट कर सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ही यू यूज दिस पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या करेगा ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज? अब उसका बेसिक यहां से समझो। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इस वेक्टर के पास से 5' फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा। ठीक है, अब जब वेक्टर के एक एंड से 5' फॉस्फेट ग्रुप हट गया तो ऑब्वियसली ये लाइगेशन एंजाइम वहां पर काम नहीं करेगा क्योंकि इसलिए एक प्री रिक्विजिट है। जब फॉस्फेट ग्रुप हट गया, ये लाइगेशन इसके साथ काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली एक ही चॉइस बचेगी, इंसर्ट डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट करने के लिए। तो वही काम होता है इस अल्कलाइन फॉस्फेटेज का हमारे क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में या फिर आरडीएनए के कंस्ट्रक्शन में यूज करने का। ठीक है, समझ में आ गया? आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। अब देखो जरा, इसके भी सोर्स, दो सोर्स है, एक तो है बैक्टीरियल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, दूसरा है काफ की इंटेस्टाइन से भी निकाला जाता है काफ इंटेस्टाइनल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। यही वाला ज्यादा यूज किया जाता है, बैक्टीरिया वाला कम यूज किया जाता है, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एफिशिएंसी टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन पोर्शन। ठीक, चलो तीसरी एंजाइम। अब फटाफट से एंजाइम आएंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आई विल नॉट टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक, देखो जरा तीसरी एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1। ऑल्दो इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं इसका क्या रोल होता है, बट फिर भी बता देती हूँ। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम just add on the specific or by using the complementary base pairing, it just help in the replication of DNA, or
यू कैन से इट सिंथेसाइजेस द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डायरेक्शन मैंडेटरी है, याद रखना, इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये 5' to 3' आप आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से गांठ मार के बिठा लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में जब हम प्रोटीन इंजीनियरिंग पे जाएंगे तब इसका बहुत यूज आएगा और तब कंफ्यूजिंग भी होगा। अभी से बता रही हूँ, इसलिए ध्यान रखना कौन सी एंजाइम कैसे काम करेगी, तब और भी ज्यादा एंजाइम्स आएंगी और उल्टे डायरेक्शन में भी काम करेंगी। ठीक है, तो ये है डीएनए पॉलीमरेज 1। नंबर भी याद रखेंगे क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉल 1 के अलावा 2 और 3 एंजाइम्स भी होती हैं, जिनको अलग अलग जगह पर रिक्वायरमेंट के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है, इसलिए। ठीक, तो इट सिंथेसाइजेस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक, चलो चौथी एंजाइम के लिए मुझे ये फेविकॉल रब करना पड़ेगा। अगर डीएनए पॉलीमरेज समझ में आ जाएगी तो इसके बाद जो अगली एंजाइम है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगी। फंक्शन एक ही है, बस जो टेम्पलेट यूज करता है वो डिफरेंस है। चौथी एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगेन क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यू गेट डीएनए फ्रॉम आरएनए, बट हियर इट इज ऑपोजिट, इट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करती है। यहाँ पर जो टेम्पलेट है आपका वो क्या है, दैट इज डीएनए। टेम्पलेट का मतलब समझ गए ना, अब मुझे कैसे बताओगे, हाँ या ना? चलो मैं ही बता देती हूँ। टेम्पलेट का मतलब होता है अपना सोर्स, जिसके न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से नया स्ट्रैंड बनेगा, उसको आप बोलेंगे टेम्पलेट। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के लिए टेम्पलेट है डीएनए। अब ये वाली जो एंजाइम है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पहले ही नाम में रिवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब डीएनए से डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा। तो इट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डिपेंड आरएनए पे है लेकिन बनाएगी क्या, डीएनए ही बनाएगी। ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वायरस की मशीनरी में बहुत ज्यादा यूज होती है। ये वायरस क्या है आज के टाइम में तो मेरे को बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं है, बच्चा जानता है कि वायरस क्या है, और शायद बहुत सारे बच्चों को उनकी मैकेनिज्म का भी पता होगा, इफ एट ऑल यू आर अपडेटेड थ्रू द न्यूज। ठीक है, कभी पढ़िएगा उसकी जो मशीनरी है या जितनी भी वैक्सीन आज के टाइम पर अवेलेबल है वो कैसे जाकर काम कर रही हैं। इट इज ऑल दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरस की जो सिंथेसिस है डीएनए को, बहुत सारी वैक्सीन उसी पर जाकर अटैक करें सो दैट वायरस कुड नॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसमें से एक एंजाइम ये भी हो सकती है, हो सकता है उसकी जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसको वो ब्लॉक करे सो दैट उसका डीएनए मल्टीप्लाई ना हो और वायरस जो है वो डिवाइड ना कर पाए। ठीक, पांचवी और लास्ट एंजाइम आज के लेक्चर की, ये शायद आपको बाद में पता चले या बाद में आप इसका यूज पढ़ें, दैट इज आरएनएज ए। आरएनएज एच भी होती है एक, यहाँ पर आरएनएज ए। आरएनएज का मतलब समझ लो बस, ए और एच डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम डिफर कर लेंगे। आरएनएज एंजाइम होगी व्हेन यू हैव डीएनए आरएनए हाइब्रिड and you require this DNA only out of this hybrid। देखो अब इसका रीजन भी या इसका लॉजिक भी मैं लास्ट के लेक्चर्स में क्लियर कर चुकी हूँ। I have told you why DNA is preferred over RNA to be used during the experiments। ठीक है, आप जब RNA DNA का हाइब्रिड होगा, सपोज यही पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, RNA टेम्पलेट है, DNA बन रहा है, जो फाइनल बनेगा दैट विल बी RNA DNA हाइब्रिड। बट व्हाट यू रिक्वायर इन योर एक्सपेरिमेंट्स, you require DNA because it is easy to handle। ठीक, तो उसमें से RNA को कैसे हटाओगे, you need a specific enzyme which can digest RNA specifically leaving your DNA intact। ठीक, तो वो एंजाइम है हमारी RNase A that will digest RNA from the RNA DNA hybrid। You will get your DNA intact to be used in the further experiment। अच्छा, एक और है, लॉलीपॉप दी थी मैंने, वो लॉलीपॉप चली गई। एक और एंजाइम देखो जरा, ये लास्ट है पक्का, ऑल्दो मैं इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, दैट इज टैक पॉलीमरेज। जब हमने हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की लिस्ट पढ़ी थी तब मैंने आपको टैक पॉलीमरेज के बारे में बताया था।
और एक और टूल के बारे में भी डिस्कस किया था जिसको हमने बोला था पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. This Taq polymerase is the enzyme that is used in the PCR reaction. What is so specific about this particular enzyme is its source, that is Thermus aquaticus. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. ये थर्मस एक्वेटिकस एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूजुअली एंजाइम्स के ऑपरेट करने का ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 35 to 40. वैसे 37 होता है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है. मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट बिकॉज दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज प्यूरिफाइड फ्रॉम दिस थर्मोफाइल बैक्टीरिया, इट कैन वर्क अप टू 72 और रेंज 72 to 90 डिग्री सेल्सियस. यही चाहिए, इसी वजह से इसका पीसीआर में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. क्या होता है वो जब आप पीसीआर डिटेल में मेरे साथ पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तब आपको पता चलेगा कि क्या है पीसीआर और कैसे यूज की जाती है वो अगेन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर डीएनए. ठीक है, तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम वही, हाँ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए को ही यूज करेगी इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज दी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऑफ डीएनए. ठीक है, टेम्परेचर याद रखना पीसीआर में काम आएगा, ये जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर डीएनए एंड यू विल रिक्वायर देम when you will finally draw the complete process with me in the upcoming lectures. Right? तो आई होप क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर से हम वेक्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं. थोड़ा टाइम लेंगे वेक्टर्स क्योंकि बहुत सारे वेक्टर्स हैं आपके सिलेबस में और उनकी मशीनरी, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको देखना पड़ेगा. डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद ऑल दोज थिंग्स, बट जस्ट बी पेशेंट and be careful, that's all. Right? So we will meet again in our next lecture. Till then, have a good day. Take care. Stay safe. Bye bye. Thank you.